आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। हम लेकर हाजिर हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नज़र से। मिस्र और कतर की मुसालहत के बाद इसराइल और हमास के दरमियान कशीदगी कम हुई है। गुज़िश्ता शाम से दोनों जानिब से कोई हमला नहीं किया गया। गाजा में इस जंगबंदी पर खुशियां मनाई जा रही हैं। फिलिस्तीनियों को लगता है कि ये उनकी जीत है, जबकि सरहदी इलाकों में रहने वाले इसराइली इससे नाराज हैं। 3 दिनों बाद गजा की पट्टी और जुनूबी इसराइली इलाकों में हमलों का जोर थमा। मंगल की रात खैर व आफियत के साथ गुजरी और किसी तरह की गोलाबारी और रॉकेट हमले नहीं हुए। ये सब मुमकिन हुआ मिस्र की मुसालहताना कोशिशों के नतीजे में। सरहद के दोनों जानिब रहने वाले लोगों में इस पर मिले जुले जज्बात का इजहार किया। इसराइली इलाकों में लोगों ने रास्ता ब्लॉक और टायर जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि हुकूमत ने हमला रोककर कमजोरी का इजहार किया है। सभी सीज फायर चाहते हैं। हम दहशत और कासिम से थक चुके हैं और हर माह होने वाले सीज फायर से भी हमें लगता है कि हमारी हुकूमत मसले को हल करने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। People here just had enough. They had enough. We don't have any security, any confidence. It's amazing that we're such a strong country. We have all the abilities to strike Hamas within a day, and just losers. दूसरी तरफ गजा में अमन कायम होने पर खुशी का माहौल है। सड़कों पर लोग जश्न मनाते देखे गए। मिठाई खिलाकर सभी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। उनके नजदीक ये फतह का जश्न है। लोग जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर आए हैं। मुज़ाहमती दस्तों की ये कामयाबी है और हम उनकी हिमायत करते हैं। हम खुद को और अपने अवाम को इस मुज़ाहमत के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे पास ऐसे बहादुर जवान हैं जो इसराइली जाहरियत का हमेशा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर हमास तर्जुमान ने सीज फायर के लिए कतर और मिस्री कोशिशों को सराहा। कतर और मिस्र सीज फायर के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाहमतकारों ने नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। लेकिन ये कोई मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है। दोनों जानिब से ये वाज़े कर दिया गया है कि ये वक्ती अमन है। जंगबंदी तकरीबन शाम 5 बजे शुरू हुई। फिलिस्तीनी अहलकारों के मुताबिक मिस्र की पेश करदा तजवीज़ के बाद हमला रोका गया। इसराइली हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की है कि मिस्र की जानिब से मुसालहत की पेशकश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और फिलिस्तीन इजराइल तनाज़े के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल इस दफ़ा भी इत्तेफाक राय से कोई फैसला लेने में नाकाम साबित हुआ। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के सफ़ीर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ही करते रहे। जहां फिलिस्तीन सफ़ीर ने सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा रुख से मायूसी जाहिर की, वहीं इजरायली सफ़ीर ने फिलिस्तीनी हामी मुल्कों को आड़े हाथों लिया। याद है कि काउंसिल के मेंबरान तो उन्होंने 50 मिनट के खुसूसी इजलास के दौरान महज इश्ताल अंगेजी से बचने की अपील करने में ही इक्तफा कर लिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गजा की पट्टी और इसराइली इलाकों में 2014 जैसे हालात पैदा होने के सबब इलाके में कशीदगी तो फैली ही, आलमी बिरादरी में भी बेचैनी महसूस की जाने लगी है। कुवैत और बोल्विया की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता दिनों सिक्योरिटी काउंसिल का खुसूसी इजलास तलब किया गया, लेकिन 50 मिनट के इजलास में तनाज़े के तस्वीर के हवाले से मेंबरान में इत्तेफाक राय नहीं बन पाई। अक़वाम मुत्तहदा में फ़िलिस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा रुख से खासे मायूस हैं। इजरायली हुकूमत को आलमी अमन के लिए ख़तरा बताते हुए उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल मफलूज और माजूर हो चुकी है। We condemn in the strongest possible terms this aggression by Israel. They are the ones who precipitated this round of violence for the last 48 hours. We want the Security Council to shoulder its responsibility with regard to this situation threatening international peace and security. And it is unfortunately the Security Council is paralyzed. It did not shoulder its responsibility. Nevertheless, we will keep knocking on the door of the Security Council to shoulder its responsibility. मीटिंग के बाद काउंसिल की जानिब से कोई मरकजी बयान जारी नहीं किया जा सका।
مصری اور قطری مصالحت سے جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ بھی وقتی ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر جارحیت کا الزام لگا رہے ہیں، موجودہ جنگ بندی کو بھی ایک دوسرے کی کارروائیوں سے مشہود کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینون نے حماس حامی ممالک کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ اجلاس میں صرف حماس کی کارروائی کی مذمت کی گئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشیدگی کے لیے صرف حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ A few minutes, certain morally bankrupt members of the Security Council will jump here to blame Israel. Other members that claim to be objective will call for restraint on both sides. Let me be clear about that. There is no such a thing, both sides. There is Hamas that attacks and fires over 460 missiles at civilians, and there is Israel that protects its people. The Security Council must only condemn Hamas today. The whole episode was generated by the Israeli incursion, right or not? Absolutely not. When you look at the short history, it is Hamas who fires rockets on civilian population. It is Hamas who is threatening the Palestinians themselves. And until this moment, it is Hamas who is hiding behind human shields. سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کو لے کر فلسطینی سفیر کی مایوسی کی وجہ سمجھی جا سکتی ہے۔ منگل کو بھی دونوں فریق کو اشتعال انگیز کارروائیوں سے بچنے کا مشورہ دیا گیا۔ فرانسیسی سفیر فرانکوئس ڈیلوٹرے نے کہا کہ عوام کے تحفظ کی خاطر امن کی جانب پیش قدمی کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی پوری وابستگی ٹو نیشن فارمولے کے ساتھ ہے۔ Condemns in the strongest terms the rocket launches from Hamas against civilian targets on the Israeli territory. The fear in which the populations of southern Israel live must stop. That's a very important thing. At the same time, the disproportionate violence against Palestinians must also stop. Finally, we call on all parties to avoid an escalation. The civilian populations would be the first victims of a new cycle of deadly violence. So there is an emergency to break this negative cycle. واضح ہو کہ اتوار کو اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائی سے یہ تصادم شروع ہوا۔ پیر کو فضائی حملے کے بعد حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگل کے جنوبی اسرائیل کو نشانہ بنا کر کئی راکٹ داغے۔ گائیڈڈ میسائل سے ایک فوجی بس جل کر خاک ہو گئی، کئی عمارتوں پر بھی راکٹ داغے گئے۔ ان حملوں میں 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران دونوں جانب سے پہلی دفعہ اتنا شدید حملہ کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، زی سلام۔ تو فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے سیکورٹی کونسل اس دفعہ بھی اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ لینے میں ناکام ہی ثابت ہوئی، اور میٹنگ کے دوران دونوں ہی ملکوں کے سفیر ایک دوسرے پر الزام تلاشی ہی کرتے رہے۔ جہاں فلسطین سفیر نے سیکورٹی کونسل کے موجودہ رخ سے مایوسی ظاہر کی، وہیں اسرائیلی سفیر نے فلسطینی حامی ملکوں کو آڑے ہاتھوں لیا، اور کونسل کے ممبران انہوں نے 50 منٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران محض اشتعال انگیزی سے بچنے کی اپیل کرنے میں ہی اسے اکتفا کر لیا۔ ہم ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں گے، ان سے بات کریں گے اس موضوع پر، اور خاص طور سے فلسطین اسرائیل تنازع پر فیصلہ لینے کو لے کر جو باتیں چل رہی ہیں اور جس طرح کا ماحول ایک بار پھر بنا ہے اس کو لے کر کے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مصر اور قطر کی مصالحت کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی کچھ کم ہوئی ہے، لیکن گزشتہ شام سے دونوں جانب سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے۔ غزہ میں اس جنگ بندی پر خوشیاں منائی گئی ہیں اور فلسطینیوں کو لگتا ہے کہ ان کی جیت ہے، جبکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے اسرائیلی اس سے ناراض ہیں۔ تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایک طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں فلسطینیوں کے ذریعے، وہیں اسرائیل کے لوگوں میں ناراضگی ہے۔ مصر اور قطر کی مصالحت کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی کچھ کم ہوئی ہے۔ گزشتہ شام سے دونوں جانب سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ غزہ میں اس جنگ بندی پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور فلسطینیوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی جیت ہے، جبکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے اسرائیلی اس سے ناراض ہیں۔ ادھر سیکورٹی کونسل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی اس دفعہ اتفاق رائے سے اس میں کوئی فیصلہ لینے میں یہ ناکام ہی رہی،
اور میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں کے سفیر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہی کرتے رہے، جہاں پر فلسطینی سفیر نے سیکورٹی کونسل کے موجودہ رخ سے مایوسی ظاہر کی تھی، وہیں اسرائیلی سفیر نے فلسطینی حامی ملکوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کونسل کے ممبران تو رہے، اگر انہوں نے 50 منٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران محض اشتعال انگیزی سے بچنے کی اپیل ہی کی ہے۔ تو یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر فلسطین میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، فلسطین کے لوگ اسے اپنی جیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو وہیں اسرائیل کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر لوگ ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے بات کریں تو یہ عارضی جنگ بندی کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ یہ دلچسپ نہیں لگتا کہ اس تنازع میں قطر اور مصر ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اگلے خبر کا ہم رخ کریں گے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے سرحدی علاقوں میں تعینات فوجیوں کو چوکنا رہنے کی اہم ہدایت دی ہے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے سرحدی علاقوں میں تعینات فوجیوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کابل میں داعش سے وابستہ دہشت گرد ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بغداد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرقی شام میں متحرک داعش کے مقامی جنگجو اب عراق میں گھسنے کا موقع دیکھ رہے ہیں۔ واضح کی شامی سرحد میں موجود کردش فوج پر داعش نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اس میں کافی تیزی آئی ہے۔ اسی کے پیش نظر اس علاقے میں عراقی فوج کی گشت بڑھا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ داعش ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ شکست کے بعد داعش کے لڑاکے گھات لگا کر اور چھاپے مار کارروائی کے ذریعے عراقی فوج کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ یہ قدرتی امر ہے کہ داعش عراق اور دوسرے علاقوں میں دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دیر زور میں ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ دیر زور میں کم از کم 2000 عراقی ملیٹنٹس موجود ہیں۔ سرحد پر ہمارے جوان مستعد ہیں۔ سیکیورٹی حالات پوری طرح کنٹرول میں ہیں۔ اور لیبیا میں متحارب گروپوں کے درمیان مصالحت کی امید روشن ہو گئی ہے۔ اطالوی وزیر اعظم کی پہل پر پالرمو میں منعقد میٹنگ کے دوران سبھی فریق باہمی تشدد اور ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے پر راضی ہو گئے۔ لیبیا میں سب سے بااثر مانے جانے والے خلیفہ حفتار نے اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کی جانے والی کسی بھی تجویز کو ماننے کے لیے خود کو پابند قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ملک میں قیام امن میں سب سے فیصلہ کن شخصیت خلیفہ حفتار ہی ہیں۔ حفتار نے عام انتخابات سے قبل نیشنل کانفرنس کے انعقاد کے لیے بھی حامی بھر دی ہے۔ سرائے کے مطابق میٹنگ کے دوران جس مسودے پر سبھی فریقوں نے رضامندی ظاہر کی ہے اس کے مطابق آئندہ سال موسم بہار کے دوران عام انتخابات ہوں گے اور سبھی گروپ نتائج کو قبول کریں گے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر برائے لیبیا غسان سلامے اور اطالوی وزیر اعظم نے میٹنگ سے برآمد نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میٹنگ کے اختتام پر گروپ فوٹو شوٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں کہ حفتار شامل نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ہی وہ سمٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل اطالوی وزیر اعظم کی موجودگی میں حفتار اور وزیر اعظم فیاض السراج کی ملاقات ہو چکی تھی۔ واضح کہ دونوں کے درمیان گزشتہ 5 ماہ کے دوران پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ میٹنگ کے دوران مصری صدر عبد الفتاح السیسی بھی موجود تھے۔ انہیں حفتار کا بڑا حامی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں مغربی اور عرب ممالک کے نمائندوں کے علاوہ روس کے سینئر اہلکار بھی موجود تھے۔ I think every Libyan now knows that there is no third way. Either the political process moves forward or new clashes could take place anytime. Therefore, this idea, this consciousness among a large majority of Libyans, represented in the polls we are conducted, represented in the 77 town halls we have conducted, expressed very strongly in the meetings we have with the Libyans on a daily basis, gives us more confidence to go forward and call for the national conference in January and for elections in the spring. شامی صدر بشار الاسد نے داعش دہشت گردوں کی قید سے آزاد ہوئے لوگوں سے آج دمشق میں واقع صدارتی محل میں ملاقات کی اور ان لوگوں کو 4 ماہ قبل سویدا میں داعش نے اغوا کر لیا تھا، جنہیں کی گزشتہ ہفتے ہی چھوڑا گیا ہے۔ ان میں بچے، خواتین اور مرد سبھی شامل تھے۔ بہت جذباتی دکھ رہے اسد نے گرم جوشی سے ان افراد کا صدارتی محل میں استقبال کیا۔ انہیں گلے لگانے کے علاوہ انہوں نے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار کیا۔
शामी टेलीविजन के मुताबिक गुज़िश्ता 8 नवंबर को शामी अफवाज ने 19 अफराद को दाइश की कैद से आज़ाद कराने में कामयाबी हासिल की। स्वेदा के ज़्यादातर इलाकों पर दाइश का कब्जा था और इस दौरान उनके हमले में सैकड़ों शहरी हलाक हुए। 7 सालों से जारी जंग के बाद शामी फौज ने मुल्क के आधे से ज़्यादा हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया है, लेकिन मुल्क के मशरकी और जनूबी इलाके के कुछ हिस्सों पर अभी भी दाइश का कब्जा है। लेबनान के वज़ीर आज़म साद अल हरीरी ने मुल्क में नई हुकूमत के क़याम में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा रोड़ा बताया है। बैरूत में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ईरान हिजबुल्लाह की मदद बंद नहीं करता तब तक तनाज़े का हल मुमकिन नहीं है। वाज़ेह हो कि हिजबुल्लाह का मुतालबा है कि उसके 6 सुन्नी मुसलमानों में से एक को कैबिनेट में जगह दी जाए। दूसरी तरफ हरीरी ने इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से ये सीट वो अपनी सुन्नी पार्टी को देना चाहते हैं। आपको बता दें कि 6 माह कबल हुए इंतखाबात के बावजूद अभी तक यहाँ पर नई हुकूमत की तश्कील नहीं हो पाई है। हरीरी को डेजिग्नेटेड वज़ीर आज़म का दर्जा हासिल है। हिजबुल्लाह नई कैबिनेट में अपने 3 मेंबरान को शामिल किए जाने की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि IMF की शर्त के मुताबिक माली इस्लाहात नाफिज करने से कबल लेबनान में नई हुकूमत की तश्कील ज़रूरी है। इसके बाद ही लेबनान को $11 बिलियन की माली इमदाद हासिल हो पाएगी। अमान की एक अदालत ने 2 साल कबल कारका शहर में हुई मास शूटिंग करने वालों की मदद करने के इल्ज़ाम में 9 अफराद को सज़ा सुनाई है। इस हमले में 10 अफराद हलाक हुए थे। अदालत ने इन सभी को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इन पर दहशतगर्दों की मदद करने का कसूरवार इन्हें पाया गया है। वाज़ेह कि इस हमले के दौरान एक कनाडाई शहरी भी हलाक हुआ था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही मार गिराया था। आसियान समिट में शामिल होने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर में हैं। आज उन्होंने अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कैलिफोर्निया में लगी आग के सबब हुए जानी नुकसान पर अमेरिकी नायब सदर के दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते लगी आग में अब तक 48 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं नायब सदर ने शुमाली कोरिया के खिलाफ अमेरिकी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया में अमन कायम करने की राह में हिंदुस्तान भी अहम किरदार अदा करेगा। कैलिफोर्निया में पिछले दिनों जो जंगलों में आग की घटनाएं घटी हैं, उसके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि संकट की इस घड़ी में जरूर लोगों को राहत देने के लिए पूरे प्रयास हो रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली केक्यांग ने साउथ चाइना सी तनाज़े पर जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक से बातचीत का अंदिया दिया है। सिंगापुर में आसियान लीडरान के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस तनाज़े को हल करने के लिए आइंदा 3 सालों के अंदर एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब कर दिया जाएगा, जिसके हवाले से इस तनाज़े की तस्फ़ीर की उम्मीद की जा रही है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता अगस्त में चीन और आसियान ममालिक कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से शुरुआती मजमून तैयार करने पर राज़ी हो गए थे। काबिल गौर है कि साउथ चाइना सी में वाक़ई कुछ जजीरों को लेकर चीन और दूसरे ममालिक के दरमियान तनाज़ा है। फिलिपीन और जापान साउथ चाइना सी में चीनी फौज की मौजूदगी पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। अमेरिका की जानिब से हलीफ ममालिक की हिमायत के बाद ये मामला और भी संजीदा हो गया है। Except for the fact that there's a friction between the Western nations and China. And I am worried, I expressed it last night, because we have a defense treaty, mutual defense with the US and there's some serious miscalculation can, and because of the treaty, I'd like to tell China. मलेशियाई वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने जंगी जहाज़ के रखरखाव के लिए रूसी माहिरीन की मदद तलब की है। सिंगापुर में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि मकामी इंजीनियर्स को रूसी सार्फिन से और माहिरीन से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। वाज़ेह हो कि मलेशियाई फ़ज़ाई बेड़े में MiG-29 और सुखोई फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें से आधे MiG-29 उड़ान भरने लायक नहीं है। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें जहाज़ में आने वाली खराबियों को दूर करने की तकनीक सीखने की ज़रूरत है। As you know, we have bought a number of Russian aircraft, and I think we need to learn more about how to maintain and repair the aircraft.
आसियान समिट के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों की बाज़ाबादकारी, रखाइन सूबे में उनके खिलाफ हुए गैर इंसानी सलूक के खिलाफ करारदाद पास किए जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने रोहिंग्या मुसलमानों की बाज़ाबादकारी के हवाले से आसियान ममालिक से तेज़ रफ्तार पेशरफ्त की अपील की है। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली दफ़ा सिंगापुर के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने आज नाश्ते पर ली लुंग से मुलाकात की। अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार फौज की जालिमाना कार्रवाई की मजम्मत की है। म्यांमार हुकूमत की सरबराह आंग सान सू की से मुलाकात के दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। We believe in our democratic institutions and ideals, including a free and independent press, and the arrest and jailing of 2 journalists last fall was deeply troubling to millions of Americans, and I look forward to speaking with you about the premium that we place on a free and independent press. उधर आइंदा हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग फिलीपीन और ब्रुनई के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। साउथ चाइना सी के तनाज़े के पेश नज़र चीनी सदर का ये दौरा अहम माना जा रहा है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ब्रुनई और फिलीपीन के दौरे में से इन ममालिक के साथ चीन के सियासी और इक़्तिसादी रिश्तों में मज़ीद मजबूती आएगी। वाज़ेह हो कि चीन सड़क और दीगर बुनियादी ढांचों की तामीर में ब्रुनई हुकूमत की मदद करने का इरादा रखता है। तो आपको बता दें कि आइंदा हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग फिलिपीन और ब्रुनई के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। साउथ चाइना सी के तनाज़े के पेश नज़र चीनी सदर का ये दौरा अहम माना जा रहा है। नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ब्रुनई और फिलिपीन के दौरे से इन ममालिक के साथ चीन के सियासी और इक़्तिसादी रिश्तों में मज़ीद मजबूती आएगी। कज़ाकिस्तान हिंदुस्तान के सयाहों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। हिंदुस्तानी सयाहों को कज़ाकिस्तान जानिब राग़िब करने के लिए नई तजावीज़ और सहूलियात देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान कज़ाकिस्तान में हिंदुस्तानी सयाहों की आमद में काफ़ी इजाफा हुआ है। दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए कज़ाकिस्तान के सफ़ीर बिलात सारनबे ने भारत और कज़ाकिस्तान के रिश्ते लगातार अच्छे रहें और उनका मुल्क हिंदुस्तानी सयाहों के इस्तकबाल के लिए बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहा है, ये बात आज कही है। The relations between Kazakhstan and India established more than 26 years ago. There are very dynamic developments in our relations. 2009, during the visit of our president, we signed agreement to set up a strategic partnership. So we now have strategic partnership relations between our 2 countries. इधर श्रीलंका में सियासी बहरान मजीद गहराता जा रहा है। स्पीकर कारू जयसूर्या की कॉल पर खुसूसी पार्लियामेंट इजलास में आज वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ राजपक्षे के हामी ऐवान के बीचों बीच आ गए और अदम एतमाद बिल पेश करने की इजाज़त दिए जाने पर स्पीकर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। वज़ीर आज़म के हामियों ने तयशुदा शेड्यूल के बगैर हुई वॉइस वोटिंग को गैर कानूनी करार दिया। उनका कहना है कि राजपक्षे ही मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मौजूदा सियासी बहरान की शुरुआत उस वक्त हुई जब सदर श्री सेना ने गुज़िश्ता माह रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर महिंदा राजपक्षे को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे ने आज के दिन को तारीख़ी बताते हुए कहा कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से माज़ूल किया गया है। पहले मैच में मायूस कुन मुजाहरा करने वाले रॉजर फेडरर ने एटीपी फाइनल के दूसरे मुकाबले में शानदार टेनिस खेलते हुए आसान जीत हासिल की। लंदन के एरिना 2 में खेले गए इस मुकाबले में फेडरर ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को 6-2, 6-3 से शिकस्त दी। पहले मैच के बनिस्बत इस मुकाबले में फेडरर ज्यादा पुरएतमाद दिखे। तो नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज़ में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।